स्वागत है दोस्तों अवध वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पर। और अब हम लोग और हमारी पूरी टीम यूपीपी यूपीएसआई की धमाका सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री लेकर आ रही है। एक भी पैसे का शुल्क नहीं होगा। यूपीपी यूपीएसआई के लिए कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, घर पे बता दीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से सिलेक्शन अब पक्का है। कहते नहीं, करके दिखाते हैं। जज्बा रखिए, हौसला बुलंद रखिए। कहते हैं कि तैयारी के लिए, सिलेक्शन के लिए दो परिधियों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है धैर्य और दूसरा साहस। अगर ये दोनों आपके अंदर हैं प्यारे साथी, तो कोई भी मुकाम पाने में आप कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। यूपीपी यूपीएसआई उत्तर प्रदेश की दोनों ही बहुत खास और चुनिंदा वैकेंसी है। हर एक युवा का सपना होता है यूपीपी यूपीएसआई बनने का, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर सेना नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, तो हमारी सुरक्षा किनके हाथ में होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे युवा जवान, हमारे छात्र छात्राएं दोनों ही इस प्रतियोगी परीक्षा में सहभागी करें और हमारे राज्य की सेवा में बिल्कुल निष्ठावान होकर के कार्य करें। इस ओहदे को पाने के लिए आपके साथ मैं जीएस विषय पर डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। और इस एग्जाम के लिए यूपीपी यूपीएसआई दोनों भी एग्जाम के लिए खास तौर पे एक विषय में की अगर मैं बात करूं, और वो विषय है आपका इतिहास। तो इस विषय के लिए एक ही साथ, एक ही क्लास यूपीपी के लिए और यूपीएसआई दोनों ही कक्षाओं के लिए एक ही क्लास बिल्कुल और एकदम बेहतर रामबाण सुरमा होने वाली है। इसके बाद मैं वादा करता हूं आपसे कि इसके अलावा अगर आप खास तौर पे यूपीपी यूपीएसआई के प्रतियोगी छात्र हैं, तो आपको किसी और मंच पर, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेहतर है और सबसे खास है। मेरी बात पे भरोसा नहीं कीजिए, इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और प्रीवियस ईयर को देखिए। वो स्वयं आपको एहसास हो जाएगा कि बिल्कुल आप सही मंच पर आए हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं और यहाँ से आपका कल्याण सुनिश्चित है। हम आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे और आपके साथ एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस एग्जाम के लिए खासतौर पे यूपीपी यूपीएसआई में इतिहास विषय को लेकर के सारे डाउट मैं आज से ही बोलता हूँ कि आपके दूर होने वाले हैं। इतिहास विषय जब हमारा छात्र छात्रा सुनते हैं तो उनके मन में एक बड़ा सा द्वंद्व होता है कि यार इतिहास पढ़ना क्या, इतिहास तो बड़ा चीज नहीं। इतिहास एक कहानी है। इतिहास एक कहानी है। एक जैसा कि आप अपने दादा बाबा से सुनते थे कहानियां कि एक राजा था, एक रानी थे, बिल्कुल वैसे ही इतिहास है। बस उसमें एक अच्छे श्रोता होने की आपको जरूरत है। अगर इतिहास समझने की आपके अंदर थोड़ी सी चाहत और ललक है तो पूरा इतिहास में एक कहानी के रूप में आपके मस्तिष्क में प्रवेश कराऊंगा। और प्रवेश ही नहीं कराऊंगा, इस तरह से तैयारी भी हम लोग रखेंगे कि इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करें। तो आइए मैं बात करने वाला हूं कि इतिहास में किन किन टॉपिकों पर हमें चर्चा करना है, कैसे पढ़ना है, इस बात की आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसके अगली क्लास की परिचर्चा में हम रखेंगे इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, इस पर हम एक अलग सेशन लाएंगे। लेकिन अभी हम इन दोनों कक्षाओं के लिए, ये दोनों इसी बैच के लिए टारगेटेड होंगे, यूपीपी और यूपीएसआई के। प्यारे साथी, अब मैं आपसे अगर बात करता हूं इस पर इतिहास विषय को लेकर के, तो इतिहास की सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि इतिहास को हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से, स्वाभाविक है ये विभाजन वास्तविक नहीं होता है, इसे हम लोग अपने पढ़ाई को सरल, सहज और आसान बनाने के लिए इसे 3 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। पहला है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास की बात होने वाली है यहां पर। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। इन तीनों में सबसे बड़ा कालखंड जो है आपका, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास। तो जो सबसे बड़ा कालखंड होता है उसे पुनः हम 3 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे बड़ा कालखंड है प्राचीन भारतीय इतिहास, तो इसे भी हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा फिर आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य
ऐतिहासिक काल, और तीसरा जब आता है आपका प्यारे साथी ऐतिहासिक काल। इन्हीं 3 वर्गों में हम लोग विभाजित करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है, किसे कहते हैं, हर एक बिंदु पर चर्चा होगी। आप बिल्कुल सहजता से, आसानी से बने रहिए, धैर्य बना के रखिए। इन तीनों में सबसे बड़े कालखंड की अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों में सबसे बड़ा कालखंड है प्रागैतिहासिक काल। इसकी शुरुआत कब से होती है, इस टाइम को अभी भी ज्ञात नहीं किया जा सका है। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें मानव का किसी भी प्रकार का लेखन साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा काल जिसमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें कुछ भी लिखा ना गया हो, लिखा पढ़ा साक्ष्य हमें ना मिले, यानी ऐसा काल जिसमें हमें लिखावट की कोई जानकारी नहीं मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जैसे एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से बात करें तो इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे, जैसे पाषाण काल, जब मानव पत्थरों के बीच में अपने जीवन को यापित कर रहा था, उस कालखंड को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। फिर बात आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब इस कालखंड पे आते हैं कि ऐसा काल जिसमें लिखा तो गया है, यानी हमें लिखावट की जानकारी तो मिली है, लिखावट की जानकारी मिली है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया है। लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जैसे बात करें तो हम लोग इस पर बात करते हैं हड़प्पा काल और वैदिक काल। हड़प्पा काल और वैदिक काल, इन दोनों की अभी भी मूल लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं। ऐसा काल जिसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है, उसे जैसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल जिसमें किसी प्रकार की लिखावट का साक्ष्य नहीं मिला है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल, ऐसा काल जिसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा अभी तक नहीं गया है, उसे हम लोग कहेंगे हड़प्पा और वैदिक काल। अगर आप पढ़ लेते हैं तो तमिलनाडु सरकार इस पे आपको बहुत ढेर सारा इनाम और पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगले कालखंड पे बात करें, ऐसा काल जिसमें लिखा भी गया है, यानी जो अभी मैं आपको दिख रहा है, ठीक है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, उसे को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे की बात करें तो जैसे पे समझना आप कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्तमान काल को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब ये तो बात रही आपकी किसकी, तो प्राचीन काल को हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। आगे मैं ये श्रृंखला आपको और समझाऊं तो बेहतर आपको होगा, समझ में भी आएगा प्यारे साथी। वो ये है कि इनमें से अगर हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक काल में हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं और किन किन विषयों को लेकर के इस पे चर्चा करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इस ऐतिहासिक काल में हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पर हम लोग चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, 6ठी शताब्दी से शुरू होगा हड़प्पा वैदिक काल, तो हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ लेंगे, और यहां से शुरू होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष। और मगध उत्कर्ष से पहले अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो टॉपिक यहीं से शुरू करूं ताकि कनेक्ट आप हो पाए। सोडस महाजनपद, सोडस महाजनपद या महाजनपद काल कह सकते हैं, सोडस महाजनपद कहें या इसको हम लोग महाजनपद काल कहें। इससे आगे हम लोग बात करेंगे एक विशाल महाजनपद उदय होगा, तो वहीं से हम लोग पढ़ेंगे मगध का उदय या मगध का उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष में हम लोग प्यारे साथी पढ़ने वाले हैं, इस मगध के उत्कर्ष में मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, इसी के अधीन या अंतर्गत बिल्कुल इस वंश की चर्चा करेंगे, हर्यक वंश। यहीं पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं हम लोग। हर्यक वंश की सत्ता को अंत करेगा और चेतावनी देगा इस वंश को शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश जब अपनी सत्ता पर होगा और अपनी चरम पर होगा, तो इस वंश का अंत करने के लिए
एक नया वंश आएगा जो इसकी सत्ता को समाप्त करेगा, उसे हम लोग कहेंगे नंद वंश। और जहां शिशुनाग वंश को नंद वंश अंत करेगा, वहीं नंद वंश को समापन का कार्य कौन करेगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश जो भारतीय इतिहास में गौरवशाली इतिहास की तरह प्रतीत होगा, और इसके साक्ष्य भी आज भी हमें वैसे ही मिलते हैं। मौर्य वंश की सत्ता को अंत करेगा ब्राह्मण वंश, जिन्हें हम लोग कहेंगे शुंग वंश। शुंग वंश। तो मगध के उत्कर्ष में हम लोग इतने वंशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे आगे जब मैं आपको कहानी बताऊंगा, तो इससे आगे या यहीं पर अगर थोड़ी सी मैं बातों को और शामिल करूं, तो प्यारे साथी वो थोड़ी सी प्रमुख बातें और क्या हो सकती हैं, उनको भी ध्यान में रखना आप। उन प्रमुख बिंदुओं में और बातों में यहीं पर हम लोग इन्हें जोड़ करके यहां शामिल कर लेते हैं। हम लोग इसके पहले विदेशी आक्रांता पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण, और ये प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला विदेशी अटैक होगा। और विदेशी अटैक ये भारतीय इतिहास में सबसे पहला आक्रमण है विदेशियों का। और विदेशी आक्रमण में हम लोग दो लोगों को खास तौर पे देखेंगे। सबसे पहले भारत में कौन से विदेशियों ने आक्रमण किया? ईरानियों ने। और ईरानियों के बाद सिकंदर, है ना, यूनानियों का नेतृत्व करते हुए भारत आएगा। और मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल हम लोग पढ़ेंगे। और जब मौर्योत्तर काल की कहानी आपको मैं अगले पेज में बताऊं, मौर्योत्तर काल की कहानी, तो मौर्योत्तर काल, इससे आगे बिल्कुल मैं ले चलूंगा आपको मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में मैं आपको यहां पर कुछ इन वंशों के बारे में, देखो प्यारे साथी, अगर हमें ये पता हो कि क्या क्या पढ़ना है, तो क्लास और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाता है और भी अच्छी हो जाती है। और जब हमें पता ही ना हो कि कहाँ तक पढ़ना है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। इसलिए मैं आपका बिल्कुल बता रहा हूँ कि आपको इतने क्षेत्र पे दौड़ना है और खेलना है। तो मौर्योत्तर काल में, मौर्य के उत्तर मतलब बाद में, मौर्योत्तर काल में हम लोग दो वंशों को यहाँ पर साझा करेंगे और पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग फिर एक बार फिर पढ़ेंगे विदेशी वंश, या विदेशी आक्रमण, या विदेशी राजवंश कह लें, क्योंकि विदेशी सत्ता एक बार फिर आएगी। एक बार तो मौर्य काल के पहले आई है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग देशी राजवंश। हमारे भारत की भी कुछ राजसत्ता राजनीति में प्रवेश करेंगी और यहां पर अपने शासन कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। विदेशी राजवंश में प्यारे साथी मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं कि मौर्योत्तर काल में फिर अटैक होगा किसका? हिंद एवन का। हिंद एवन का ये क्रम अगर आप याद करते हैं तो कई सवाल तो यहीं से बन जाएंगे। हिंद एवन के बाद फिर भारत पर अटैक किसने किया? शक ने। शकों के बाद फिर कौन आए? पहलव आए। और पहलव के बाद फिर कौन आए? कुषाण आए। कुषाण। ये तो हमने बात की विदेशी राजवंश की, लेकिन देशी राजवंश भी हमारा कम न था, क्योंकि मौर्य वंश को अंत, मौर्य वंश का अंत किस वंश ने किया? शुंग वंश ने। अभी मैंने आपको बताया शुंग वंश ने। शुंग वंश का अंत किसने किया? कण्व वंश ने। कण्व वंश ने अंत किया। और इस वंश का अंत किसने किया? सातवाहन वंश ने। एक सवाल पूछा जाता है कि मौर्यों के बाद सबसे प्राचीन वंश कौन है? सातवाहन। और मातृ नाम वाले वंश कौन है? सातवाहन। और इसके बाद यहां तक का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने के बाद प्राचीन इतिहास की आखिरी आधारशिला की तरफ मैं ले चलूंगा आपको। और फिर वो आखिरी आधारशिला क्या होगी प्यारे साथी? तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल कहें या गुप्त साम्राज्य कहें, गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य, इसकी बात करेंगे। गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य पढ़ाने के बाद मैं आपको इससे आगे गुप्तोत्तर काल पढ़ाऊंगा। गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में बहुत छोटे छोटे राजवंशों की भी चर्चा मैं यहां पर करूंगा, जैसे पुष्यभूति वंश, मौखरी वंश, मालवा का यशोवर्मन वंश, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ सबसे ज़्यादा गुप्तोत्तर काल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, वो आपका सबसे चुनिंदा टॉपिक क्या होगा कि यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश, या कहेंगे प्यारे साथी इसी को पुष्यभूति वंश कहते हैं। पुष्यभूति वंश कहते हैं। इनके भी गौरवमय इतिहास को भी यहाँ पर हम लोग जानेंगे। हर्षवर्धन की सत्ता और उनके भाई के युद्ध कौशल और पिता की आप बीती कहानियों को बिल्कुल यहां पर एक बाय एक क्रम से देखेंगे।
इस बीच में कुछ ऐसी परिघटनाएं होंगी जिनको हम लोग यहीं पर शामिल कर लेंगे और यहां पर हम नोट करके ही बता दें। तो जब वैदिक काल ही समाप्त होगा तो वहां पर ही मैं आपको पढ़ा दूंगा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन कहना वाजिब है कि नहीं, ये तो आगे क्लास में ही स्पष्ट हो पाएगा। धार्मिक आंदोलन में खास तौर पे धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं। और इस संप्रदाय का जो मैं नाम आपको बताना जाना हूं वो है नास्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय में मैं साझा करूंगा जैन धर्म की कहानी और इतिहास, क्या गौरवमय इतिहास रहा है, कैसे 24 तीर्थंकरों का आगमन हुआ, किस तरह से ये धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया और आज 21वीं सदी में इसकी क्या पृष्ठभूमि है, किस तरह से ये आज भी अपने स्वरूप को उसी गणमान्य स्थिति में बनाए हुए है कि बिखर रहा है, इस पर बात करेंगे। और इसी के साथ में हम लोग बौद्ध धर्म की भी चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म और इन्हें इतर में बात करें तो हम लोग अपने अगर बात करें आस्तिक नास्तिक के अलावा आस्तिक में अगर बात किया जाए तो आस्तिक में भी हम आपसे यहीं पर चर्चा कर लेंगे भागवत संप्रदाय या भागवत धर्म, या जिसे हम लोग वैष्णव धर्म भी कहेंगे, वैष्णव धर्म। और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म, शैव धर्म। और फिर आखिरी में प्यारे साथी मैं बात करूं, आखिरी बातें यहां तक लेकर के, और यहां एंशिएंट की कार्यशाला आपकी पूरी होती है कि यहीं पर मैं आपको संगम वंश पढ़ा दूंगा। संगम वंश क्या है, इसमें 3 राजवंशों की सत्ता की कहानी कैसे होती है और आज भी अपने इतिहास को कैसे गौरवमय बनाया है, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास में खासतौर पे 2 वंश, चोल सत्ता और पल्लव सत्ता। बहुत कम सवाल यहां से आते हैं, फिर भी मैं आपको इस दृष्टिकोण को भी दिखाऊंगा और बताऊंगा, क्योंकि यहां से भी कभी कभी सवाल आते हैं तो आपके गलत ना हो। ये प्राचीन इतिहास की पूरी पृष्ठभूमि रही और यहां पर मैं आपको घुमाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, बिल्कुल कहानी के रूप में एक ब एक तथ्य आप तक पहुंचेगा। अब मैं इसी दृष्टिकोण में आगे प्यारे साथी बात करूं तो अब बात किया जाए मध्यकालीन इतिहास। ये तो मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास कैसे पढ़ना है, और अब बारी आती है मध्यकालीन इतिहास की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे अरबी आक्रमण से। अरबी अटैक पढ़ेंगे, अरबी आक्रमण। अरबी आक्रमण के बाद फिर हम लोग अगला जो टॉपिक रखेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग तुर्की आक्रमण, अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण। और इसी बीच में तुर्की आक्रमण में भी हम लोग मध्य में राजपूत काल की भी थोड़ी सी चर्चाएं जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे। राजपूत काल का इतिहास भी देखेंगे और इसके तुर्की आक्रांता के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का इतिहास। और इस इतिहास में मैं आपको खूब बेहतर समझाने वाला हूं कि किस तरह से तुर्की सत्ता का आगमन हुआ और तुर्की सत्ता एक लुटेरे के रूप में भारत में प्रविष्ट करने के अलावा एक शासक के रूप में भारत में प्रविष्ट हो गई। और इस दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आपको खास तौर पे मैं गुलाम वंश का इतिहास और कहानी, गुलाम वंश और इनके योगदान, इनके शासकों ने भारत में क्या कुछ कार्य छवि रही है, किसे कौन सा कार्य छवि प्रशंसनीय है, कौन निंदनीय है, सब पे बात करेंगे। और इसी में बात करेंगे गुलाम वंश, फिर बात किया जाएगा खिलजी वंश। इससे आगे प्यारे साथी खिलजी वंश से आगे बढ़ेंगे तो इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले तुगलक वंश की सत्ता और कहानियां भी यहां पर हम लोग जानेंगे। और फिर बात करते हैं सैयद वंश, जहां पर तुर्की सत्ता का अंत होगा और पूर्णतः अंत हो जाएगा लोदी वंश पर। यहां से अफगान सत्ता शुरू होगी और अफगान सत्ता को समाप्त करने के लिए हम लोग इससे तुरंत आगे पढ़ेंगे क्या कि यहीं पर हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे प्रांतीय इतिहास। प्रांतीय इतिहास इसलिए यहां पर थोड़ा बताना जरूरी है क्योंकि मुगल इतिहास शुरू होने से पहले प्रांतीय इतिहास में मैं आपको खास तौर पे बताऊंगा कश्मीर का इतिहास, जौनपुर का इतिहास, बंगाल का इतिहास। घबराइए नहीं, ये बिल्कुल कहानी के रूप में आप तक चलेगा और आप इन प्रांतों के इतिहास को भी जानेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से तथ्यों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। घबराइए नहीं, ये आपके देश का इतिहास है, जानना आपका बिल्कुल कर्तव्य भी होना चाहिए। और इसी क्रम में मैं प्यारे साथी आपको पढ़ाऊंगा विजयनगर का इतिहास, विजयनगर
नगर का इतिहास और विजयनगर के इतिहास के साथ मैं आपको बहमनी का इतिहास भी पढ़ाऊंगा, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी का। और इतने इतिहास पढ़ाने के बाद ही मैं अगली कार्यशाला जो आपके साथ लेकर साझा करूंगा कि दिल्ली सल्तनत का अंत करने वाले मुगल वंश की भी चर्चाएं आप पर यहां पर आपके साथ साझा होगी। मुगल वंश में हम लोग बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं मुगल वंश को शुरू करने वाला जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का लड़का फिर आएगा हुमायूं। जहां बाबर की सूरवीरता की कहानी देखेंगे वहां हुमायूं की थोड़ी सी है ना पिता की योग्यता, वहां पुत्र की अयोग्यता की कहानी देखेंगे। और फिर इस पूरे मुगल वंश को चार चांद लगाने वाला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दास्ता कहानियां भी आपको बताई जाएंगी और कुछ अच्छे कार्य कुछ बुरे दोनों भी यहाँ पर आपको एक साथ परोसा जाएगा और आप रोप लेना। और इसके बाद फिर बात करेंगे सलीम उर्फ जहांगीर की कहानी जो अनारकली का दीवाना। और फिर बात करेंगे शाहजहां की कहानी, शाहजहां जिसके आज भी इमारतें बिल्कुल अपने उसी स्थिति में चमक धमक बनाई हैं। और फिर बात करेंगे पूरे मुगलिया साम्राज्य का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक औरंगजेब, और यहां जाके मुगल सत्ता का अंत होगा। इसी बीच में प्यारे साथी मैं आपको एक बात और भी बताता हूं, और यहीं पर जाकर के क्या होता है कि फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा धार्मिक आंदोलन, 15वीं सदी का धार्मिक आंदोलन। एक प्राचीन इतिहास का धार्मिक आंदोलन था, एक 15वीं सदी का धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोग सूफी आंदोलन और धार्मिक दोनों भी बात चर्चा करेंगे। यहाँ पर हिंदू धर्म के धार्मिक आंदोलन और इस्लाम के धार्मिक आंदोलन, और यहाँ पर आकर के पूर्णतया क्या होगा, मध्यकालीन इतिहास का समापन होगा। यहां से आगे अब हम लोग उस घड़ी पर पहुंच चुके हैं, उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, आधुनिक भारत के इतिहास, जहां पर हर विद्यार्थी को यहां से टॉपिक शुरू करने की और पढ़ने की खूब लालसा रहती है। आधुनिक भारत का इतिहास प्यारे साथी, हर एक टॉपिक कनेक्ट है, और अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो ये इतिहास बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत बेहतर होने वाला है। तो कनेक्ट कैसे करके पढ़ना मैं आपके साथ हूं और बिल्कुल बताने वाला हूं। आधुनिक भारत इतिहास में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे उत्तर मुगल काल का इतिहास। उत्तर मुगल काल का इतिहास, उत्तर मुगल काल के इतिहास के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल का इतिहास जैसे समाप्त होगा, मराठाओं का इतिहास, मराठों का इतिहास जिसमें मराठों के इतिहास का आगमन और शिवाजी की वीर कहानी कथाओं को पढ़ेंगे। सिखों का इतिहास भी पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, सिखों का इतिहास। और इस क्रम में पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रांतीय सत्ता संबंधी, जब यहीं पर हम लोग बीच में देखेंगे शुरुआती दौर में या मध्य में ही ले आएंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन, किस तरह से इनका भारत में आगमन होगा और भारतीय प्रभुसत्ता को किस तरह से ये कचोट कचोट कर पूरे सत्ता को नस्तानाबूद करेंगे, इनकी कहानी पढ़ेंगे। और खास तौर पे इनमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पुर्तगीज, और इनकी प्रभुसत्ता को अंत किया डच, डचों की प्रभुसत्ता को छीना अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को छीना किसने, फ्रांसीसियों ने। डेनिस बेनिस भी थे, पर इनका भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण में बहुत ज्यादा कुछ योगदान या कुछ बहुत आक्रमण विशेष तौर पे नहीं है, इसलिए इनकी चर्चा नहीं रखेंगे। और यहां से हम लोग फिर शुरू करेंगे ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था या ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक बात कर लें, क्योंकि अंग्रेजों की ही प्रभुसत्ता चलने वाली है, इनका प्रभाव हम लोग देखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कहां पर देखेंगे, बंगाल पे इनका क्या प्रभाव रहा, अवध पे इनका किस तरह से प्रभाव रहा, अवध की सत्ता को इन्होंने नस्तानाबूद कैसे किया, मैसूर पे कैसा प्रभाव रहा, पंजाब पे कैसा प्रभाव था, महाराष्ट्र पे कैसा प्रभाव था, ये सारी कहानी आपको इसमें बताई जाएगी। और इससे आगे जब चलेंगे हम लोग तो देखेंगे भूराजस्व व्यवस्था। अब भूराजस्व व्यवस्था किसकी देखने वाले हैं, अंग्रेजों की, क्योंकि हमारे देश में यही सत्ता संचालित करेंगे। और भूराजस्व व्यवस्था में मैं आपको पढ़ाऊंगा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसे कहते हैं, क्यों लगाया गया, हर एक बातें बिल्कुल आपको एक बाय एक करके बताई जाएगी। अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। इसके साथ बहुत सारी और भी छोटी छोटी प्रथाएं भी आपको बताऊंगा, ददनी प्रथा है, मेंटोस प्रथा, ये सारी चर्चाएं यहां पर होंगी। इन क्रम में आगे प्यारे साथी बढ़े तो बिल्कुल उस पड़ाव पे हम आ जाते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति कहिए या विद्रोह कहिए, 1857 की क्रांति या विद्रोह।
यहां दो दृष्टिकोण हम लोग पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति या विद्रोह के पूर्व का विद्रोह और 1857 की क्रांति के बाद का विद्रोह। ये दोनों घटक यहीं पर एक साथ बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। और यहां से जब भारतीय सत्ता को चार चांद करने के लिए आगमन होगा किसका, तो यहां से शुरू करेंगे हम लोग अपने इतिहास को। क्या करते हैं, जब यहां पर पूंजीवादी प्रभुत्व सत्ता की, औपनिवेशिक सत्ता की, साम्राज्यवादी सत्ता अपने चरम पर होगी, तो यहां से इतिहास को हम लोग नया मोड़ देंगे और यहीं शुरू करेंगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहीं से हम लोग कुल मिला के कह देंगे कि शुरू हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की अगर कार्यछवि बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की, तो इस आंदोलन के इतिहास की कार्यछवि को हम लोग दो तीन दृष्टिकोणों में अध्ययन के दृष्टिकोण से विभाजित करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उदारवादी दृष्टिकोण की या उदारवादी विचारधारा की। उदारवादी विचारधारा ने हमारे देश की आज़ादी का कैसा पृष्ठभूमि तैयार किया, क्या क्या दर्द सहे, क्या क्या नया पड़ाव दिया, किस तरह से आगे कार्यछवि हमारे देश की बनी, और उसमें भूमिका निभाने के लिए उग्रवादी विचारधारा ने क्या कार्य किया, इन पर भी चर्चा करेंगे। और इन दोनों का एक साथ साझा करने के लिए हम लोग गांधीवादी विचारधारा पर भी चर्चा करेंगे। और यही गांधीवादी विचारधारा, इन्हीं दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के बाद कहते हैं कि भारतीय इतिहास की आज़ादी का मार्ग पूर्ण होगा। और इसके बाद हम लोग आखिरी अगर बात करें तीनों दृष्टिकोणों के बाद, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास भी हम लोग यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। इन दृष्टिकोणों में यहां थोड़ा सा अगर समय आपको बता दूं तो और स्पष्ट हो जाएगा। 1885 से लेकर के 1905 तक हम लोग उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। 1905 से लेकर के 1919 तक हम लोग उग्रवादी विचारधारा, और 1919 से लेकर प्यारे साथी हमारे देश की आज़ादी तक हम लोग इस विचारधारा पे बात करेंगे। ये इतिहास रहा है और ये आपको पढ़ना है, बिल्कुल एक कहानी के रूप में मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म अवध वॉरियर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को आमंत्रित कर लीजिए, बहुत आनंद होने वाला है। बिल्कुल थ्योरी और इसके क्वेश्चन फॉर्मेट को एक साथ लेकर आ रहा हूं। एक पहले आपकी कक्षाएं चलेंगे, फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप आंसर करोगे, बिल्कुल धूम मच जाएगा और आप अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।